अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेजेडी पर, अरिस्टोटल की ट्रेजेडी पर। पोएटिक्स का जो अरिस्टोटल की बुक है उसका चीफली कंसर्न्ड जो है वो ट्रेजेडी है। ठीक है, ट्रेजेडी वो रिगार्ड करता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री में, और वो ये कहता है कि ट्रेजेडी है वो सबसे अलग फॉर्म है इन तमाम पोएटिक्स फॉर्म में। ट्रेजेडी बिल्कुल एक अलग मकाम रखती है। अब अरिस्टोटल जो अपनी बुक में ये कहता है कि इमिटेशन इज़ अ कॉमन बेसिस ऑफ ऑल फाइन आर्ट्स, कि इमिटेशन जो है वो तमाम फाइन आर्ट्स की बेसिस है। अब इमिटेशन का फ़र्क मुख्तलिफ हो सकता है। हम यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इमिटेशन देखेंगे, वो डिफ़र करता है। सबसे पहले मीडियम ऑफ इमिटेशन, मैनर ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन। मीडियम ऑफ इमिटेशन में जो अरिस्टोटल जिन लोगों को लेकर आता है वो लेकर आता है पेंटर। वो डिफरेंट होते हैं, उनका पेंटर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को इमिटेट करते हैं। पोएट जो है उनका जो रिदम होता है, वो जो पोएट्स इस्तेमाल करते हैं उनका रिदम और हारमनी वो इमिटेट कर सकता है। ठीक है, अब मैनर ऑफ इमिटेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? मैनर ऑफ इमिटेशन में उनका नरेटिव आ जाता है कि ट्रेजेडी में जो होता है वो तो लाइफ एक्सप्रेस की जाती है थ्रू एक्शंस के, लेकिन मैनर में एपिक यूजेस द मैनर ऑफ नरेटिव, और एपिक में लाइफ यूज़ होता है वो नरेशन के ज़रिए इस्तेमाल होता है, नरेटर के ज़रिए इस्तेमाल होता है। अब और हम देख लेते हैं कि जो ट्रेजेडी है वो सॉन्ग्स और स्पेक्टिकल्स भी लेती है। ठीक है, और सॉन्ग्स और स्पेक्टिकल्स नीडेड नहीं होते। अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन क्या आ जाता है? अभी हम ये सिर्फ इमिटेशन की फॉर्म्स देख रहे हैं। जो सबसे पहले हमने मीडियम देखा, मीडियम में पोएट और पेंटर्स आ जाते हैं। पोएट्स रिदम और हारमनी कर देते हैं, और पेंटर्स जो हैं वो कलर और फॉर्म चेंज कर देते हैं। मैनर ऑफ इमिटेशन में हमने देखा कि ट्रेजेडी और एपिक को, कि ट्रेजेडी जो है वो पोर्ट्रे की जाती है, वो दिखाई जाती है लोगों को, उसमें सॉन्ग्स और स्पेक्टिकल्स होते हैं, लेकिन और एपिक में वो नरेट की जाती है, वो बताई जाती है, और उसमें सॉन्ग्स और स्पेक्टिकल्स या नीडेड नहीं होते। और अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन में क्या आ जाता है? ये सीरियस एक्शंस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन में। ट्रेजेडी, जहाँ हम डिफरेंस देखते हैं ट्रेजेडी और कॉमेडी का। कॉमेडी जो है उसमें ना सब सीरियस एक्शंस नहीं होते, वो ग्रॉस्टिक होती है, जबकि ट्रेजेडी जो है ना उसमें सीरियस एक्शंस लिए जाते हैं, और वो बिल्कुल डिफरेंट होती है कॉमेडी से। उसके बाद हम देखते हैं इन सब के पैरामीटर्स। ठीक है, अब अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो पोइट्री के ना 3 काइंड्स हैं। एक तो हम इयम्स और इंसेंटिव्स, वो स्टायर और कॉमिक पोइट्री के लिए आती है। हेम्स और पेनेग्रिक्स वो ज़्यादातर हीरोज आती हैं और ग्रेट मेंस के लिए आती हैं। जो इयम्स और इन्वेक्टिव्स होते हैं वो सटायरिक पोइट्री में डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, वो स्टायरी पोइट्री डेवलप करते हैं। और हेम्स और पेनेग्रिक्स जो होते हैं ना वो हीरोइक पोइट्री डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पोइट्री की 2 फॉर्म्स देखी हैं। कौन कौन सी? इयम्स और इन्वेक्टिव्स। इन्वेक्टिव्स और इयम्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? स्टायरिक और कॉमिक पर्पस। और हेम्स और पेनेग्रिक्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? हेम्स में ज़्यादातर हेम्स फॉर गॉड्स होती हैं, और पेनेग्रिक्स में ज़्यादातर ग्रेट मैन और हीरोज़ को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगला हम देख लेते हैं कि ट्रेजेडी जो वो
ट्रेजेडी जो है वो हीरोइक पोइट्री से डेवलप की जाती है, और जबकि कॉमेडी जो है ना वो स्टायरिक पोइट्री से डेवलप की जाती है। अब हम चैप्टर 26 का अरिस्टोटल का देखते हैं, तो वो वहाँ पे ट्रेजेडी और एपिक कंपेयर करता है। ठीक है, ही कंपेयर्स ट्रेजेडी विद एपिक। किस तरह से वो कंपेयर करता है? बोथ एपिक एंड ट्रेजेडी इमिटेट सीरियस सब्जेक्ट एंड इन अ ग्रैंड काइंड ऑफ वर्ड्स। एपिक और ट्रेजेडी दोनों जो हैं वो सीरियस सब्जेक्ट पे भी डील करते हैं। ठीक है, उनमें ग्रैंड काइंड ऑफ वर्ड्स होती है, उनकी लैंग्वेज बहुत एम्बेलिश्ड होती है। जबकि एपिक में वन काइंड ऑफ वर्ड्स होती है, लेकिन अब ये मुख्तलिफ हैं, बट दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। एपिक और ट्रेजेडी दोनों मुख्तलिफ हैं। एपिक में वो वन काइंड ऑफ वर्ड्स इमिटेट करती है, और उसके जो कॉरल और ओड्स होते हैं और डायलॉग्स होते हैं वो ज़्यादा लेंथी होते हैं, ज़्यादा कंप्रीहेंसिव होते हैं। जबकि ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी का ग्रेटर कंसंट्रेशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स पर है। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हैं? एपिक जो है वो लैक करती है म्यूज़िक और स्पेक्टिकल को, जबकि ट्रेजेडी जो है ना उसमें सॉन्ग, स्पेक्टिकल, म्यूज़िक और ग्रैंड काइंड ऑफ वर्ड्स और हीरोइक डीड, ये सब कुछ डिस्कस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक कोटेशन देख लेते हैं कि ऑल द पार्ट्स ऑफ एन एपिक आर इंक्लूडेड इन ट्रेजेडी बट दोज ऑफ ट्रेजेडी आर नॉट फाउंड इन एपिक। कि कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ट्रेजेडी में फ़र्क हैं, इकट्ठी हैं, सेम हैं। सिर्फ चंद चीज़ें जो एपिक में होती हैं, जो ट्रेजेडी में होती हैं, पर एपिक में नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेंगे, ये हमने पहले फ़र्क देखा कंपेयरिंग ट्रेजेडी विद एपिक। अब हम देख लेते हैं ट्रेजेडी की डेफिनेशन। ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ ट्रेजेडी इमिटेशन ऑफ एन एक्शन serious, complete, and of certain magnitude in a language beautified in different parts with different kinds of embellishment through action and not narration, and through scenes and fear, bringing about catharsis of these such emotions. ट्रेजेडी जो है वो एक्शन की इमिटेशन है, और वो सीरियस होती है, कंप्लीट होती है, उसका सर्टन मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो ब्यूटिफाइड होती है, और वो डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट काइंड्स में एम्बेलिश्ड होती है उसकी लैंग्वेज। वो एक्शन के थ्रू नरेट की जाती है, लेकिन उसमें नरेशन नहीं आती, और वो थ्रू सीन्स के थ्रू पोर्ट्रे की जाती है, और पिटी और फेयर उसमें ब्रिंग किया जाता है सीन्स के थ्रू, ताकि लोग उससे कथारसिस ले सकें और अपने इमोशंस को तसल्ली दे सकें, कथारसिस दे सकें। ठीक है, ये है ट्रेजेडी की डेफिनेशन। इसको आपने एज इट इज़ करना है, क्योंकि पेपर में ये हर पेपर में पूछी जाती है। ये डेफिनेशन हर पेपर में ये डेफिनेशन आती ही आती है। आप जितने भी एनुअल पेपर्स देख लें, उन सब में बीएस के टर्म्स में भी ये डेफिनेशन आती है। अब आगे हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन है उसकी वाइड इम्प्लीकेशन है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले कौन सा पार्ट उसमें डिवाइड होता है? सबसे पहला पार्ट डिवाइड होता है इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, के एक्शन की इमिटेशन, और दूसरा कि नॉट नरेशन। पहला पार्ट क्या है? इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। दूसरा है नॉट नरेशन, उसमें नरेशन नहीं आती है। अब जो सेकंड पार्ट है वो कंसर्न करता है फंक्शन इमोशनल अफेक्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, के वो उसके ज़रिए जब लोगों को किसी भी, हम जैसे ओथेलो उसमें देखते हैं, ओथेलो में हम इडिपस टेक्स्ट में देखते हैं, ट्रेजेडी के ज़रिए लोगों के कथारसिस को एंड पे तसल्ली दी जाती है कि हाँ इस है और वो ज़रूरी था और वो ज़रूरी है।
तो एंड जो होता है ना, वो किसी भी प्ले का या ड्रामे का या ट्रेजेडी का, वो हमें वो इमोशंस कहीं ना कहीं हमें कथारसिस पे लेकर आते हैं, वो हमारा तसल्ली दिलाते हैं हमें, हमारा जो जज्बात है ना उसकी तर्जुमानी करते हैं, इस तरह हमारा कथारसिस हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं ट्रेजेडी के कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फॉर्मेटिव पार्ट्स। 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हैं। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हैं? प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल और सॉन्ग। ठीक है, ये 6 पार्ट्स हैं, ये आपने से याद कर लेने हैं। प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल, सॉन्ग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्लॉट है। ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज प्लॉट, इट इज़ वेरी सोल ऑफ ट्रेजेडी, इट इज़ द वेरी सोल ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ प्लॉट पे बेस्ड है ज़्यादातर, वो क्योंकि प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती अरिस्टोटल के मुताबिक। तो प्लॉट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ट्रेजेडी के लिए, और ट्रेजेडी की प्लॉट के बगैर नहीं हो सकती। अरिस्टोटल कहता है, अरिस्टोटल सेज दैट द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट मस्ट बी कंप्लीट होल विद अ सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड लेंथ। अरिस्टोटल प्लॉट के बारे में क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये कंप्लीट होल होना चाहिए और वो एक जिस्म की मानिंद होना चाहिए, एक जिंदा, मतलब कि जैसे वो कहता है कि उसमें जान होनी चाहिए। आप जो भी चीज़ लिखें उसके अंदर एक जान होनी चाहिए, वो आप पोर्ट्रे जब कैरेक्टर्स की फॉर्म में आए तो वो अलग ही दिखा दे वर्क, और उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसकी लेंथ भी होनी चाहिए। उसके बाद हम सेकंड थिंग देखते हैं प्लॉट में क्या आता है। प्लॉट में आता है बिगिनिंग, मिडल और एंड। के जो बिगिनिंग प्लॉट में बहुत ज़रूरी है, बिगिनिंग के बगैर प्लॉट या मिडल के बगैर या एंड के बगैर प्लॉट का इतना तो वो एंड से जा मिलता हो। अरिस्टोटल कहता है यहाँ पे, अरिस्टोटल एम्फसिस दैट द ट्रेजिक एक्शन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। ये बात आपने जहन में रख लेनी है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोटल का ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी, इन चीज़ों को आपने जहन में रख लेना है। एक्शन जो है प्लॉट का वो सर्टेन मैग्नीट्यूड हो, वो ना टू शॉर्ट हो और नॉट ही टू लॉन्ग हो, मतलब कि ना ही वो टू शॉर्ट हो और ना ही टू लॉन्ग हो, बल्कि वो ऑर्गेनिक होल हो, मुकम्मल एक प्लॉट हो, मुकम्मल प्लॉट हो। वो ना ही बहुत छोटा हो ना ही बहुत बड़ा हो कि समझ ही ना आ रहा हो कि स्टोरी कहाँ जा रही है, इतना लंबा कर दें, इतना लंबा कर दें कि समझ ही ना आए कि स्टोरी कहाँ जा रही है, और ना ही इतना छोटा हो कि ओह ख़त्म भी हो गया, इतना सा था बस। तो ये उसमें भी ट्रेजेडी फील नहीं होगी, बल्कि हमें एक दरमियाना रखना होगा, वो उसको एक ऑर्गेनिक होल की तरह रखना होगा कि ताकि वो लोगों को पसंद भी आए उस, और लोग उससे वो पिटी और फेयर भी फील कर सकें। अब प्लॉट की भी आगे 2 टाइप्स हैं कि प्लॉट सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स प्लॉट हो। जो सिंपल प्लॉट होता है ना, उसमें चेंज ऑफ फॉर्चून नहीं होता, वो उसमें कुछ भी डिस्कवर नहीं होता, उसमें कोई पेरीपिटिया नहीं होता, और वो ऐसे ही बस चलता रहता है। ये सिंपल प्लॉट है, मतलब कि कुछ भी ना हो, एंड से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल सेम हो, कुछ भी उसमें ना हो, बस प्लॉट जा रहा है, एक स्टोरी जा रही है, वो शुरू से शुरू होती है और फिर एंड पे ख़त्म हो जाती है। अरिस्टोटल कहता है कि प्लॉट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, स्टोरी जो है ना वो सरप्राइजिंग होनी चाहिए हर मोड़ पे। अब क्या हो रहा है, जैसे इडिपस रेक्स, वो एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, आप उसको पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल ही एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट है,
एक स्टार्टिंग से शुरू करें तो वो मिडल एंड दोनों तीनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब पेरिपिटिया क्या पेरिपिटिया होता है चेंज ऑफ फॉर्च्यून। और जो डिस्कवरी होता है ना, डिस्कवरी ये होता है कि इग्नोरेंस टू नॉलेज। पेरिपिटी जो होता है इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्च्यून ऑफ द हीरो, और डिस्कवरी मीन्स इग्नोरेंस टू नॉलेज। अब एपिसोडिक प्लॉट भी आता है बीच में, हम एपिसोडिक प्लॉट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको अरिस्टोटल इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता एपिसोडिक प्लॉट को, वो ऑर्गेनिक होल प्लॉट को पसंद करता है। अब आगे आ जाते हैं, तो हमने पहले पीछे भी पढ़ा था लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। वो उस पे जो अरिस्टोटल का कहता है कि जो प्लॉट होना चाहिए ना वो प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी पर ही हो, उसके एक्शंस, उसकी ड्रेसेस, हर चीज़ जो प्लॉट में दिखाई जाएगी उसमें एक्शंस आ जाते हैं, उसमें म्यूज़िक आ जाता है, उसमें करेक्टर्स आ जाते हैं, उसमें जो डायलॉग्स आ जाते हैं, उसकी वर्डिंग आ जाती है, उसके ड्रेसेस आ जाते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका फ्रंट एरिया, सब चीज़ें, हर चीज़ ज़बरदस्त होनी चाहिए। और ये हम इडिपस रेक्स, ओथेलो, इन सब चीज़ों में देखें तो ये सब कुछ बहुत ही फाइन प्लॉट्स हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कैरेक्टराइजेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एलिमेंट है ट्रेजेडी का। ट्रेजेडी का एलिमेंट में हम देखते हैं करेक्टर जो होता है ना वो मस्ट बी गुड होना चाहिए और वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। थर्डली उसमें लाइकनेस होनी चाहिए। फोर्थली उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गुड ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट बंदा नहीं चाहिए, उसमें थोड़ी सी विकेड कैरेक्टर भी होना चाहिए, थोड़ी सी चालाकियाँ भी होनी चाहिए, और थोड़ा सा ईवलपन भी होना चाहिए। बिल्कुल ही गुड कैरेक्टर मतलब कि मस्ट भी गुड नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह भी गुड ना हो कि वो बिल्कुल ही गुड हो जाए, हर तरह से गुड हो जाए। फिर अब उसकी एप्रोप्रिएटनेस हम देख लेते हैं। एप्रोप्रिएटनेस में वो उसका जो रैंक है और जो प्रोफेशन है और जो क्लास है वो हाई होनी चाहिए, और वो ट्रू टू टाइप होना चाहिए। मतलब कि जो करेक्टर आप दिखा रहे हैं ना, जो करेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो करेक्टर आप शो कर रहे हैं लोगों को, बिल्कुल उसके मुताबिक होना चाहिए जो आपने उसको नाम दिया, ठीक है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसको ट्रू टू टाइप होना चाहिए। वो जो भी उसको आपने प्रोफेशन दिया, जो भी आपने उसको रैंक दिया, वो बिल्कुल उससे मैच करता हो। अब लाइकनेस पे आ जाएंगे, वो बिल्कुल लाइक करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब कि उसके अंदर हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल पर्सोनेज भी होनी चाहिए और वो कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। अब कंसिस्टेंट डेवलपमेंट मतलब कि उसके अंदर कंसिस्टेंट डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं करेक्टर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। अब हम देखते हैं ट्रैजिक हीरो। जो अरिस्टोटल का है करेक्टर मेन बेसिक वो ट्रैजिक हीरो है। अरिस्टोटल उसमें कहता है, अरिस्टोटल सेज दैट ही शुड नीदर बी परफेक्टली गुड नॉर अटरली बैड, a man neither of blameless character nor a depraved villain. He should be a man of ordinary weaknesses and virtues like ourselves. अरिस्टोटल कहता है कि वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होना चाहिए और ना ही वो बहुत ही बुरा होना चाहिए, बल्कि और ना ये भी ना हो कि वो बिल्कुल ही ब्लेमलेस करेक्टर हो, और ये भी ना हो कि वो बहुत ही अंधाधुंध विलन हो, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर होना चाहिए और उसकी कमज़ोरियाँ भी उसको दिखानी चाहिए और उसकी अच्छी चीज़ें भी दिखाएं बीच में, तो ही वो एक अच्छा कैरेक्टर होगा अरिस्टोटल के मुताबिक का। फिर हम देखते हैं कैरेक्टर में प्लॉट और कैरेक्टर तो हमने देख लिया, लेकिन हम इसमें दोनों में इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जो प्लॉट है वो इम्पॉर्टेंट है करेक्टर से, क्योंकि एक ट्रेजेडी जो है वो प्लॉट के बगैर नहीं हो सकती।
देयर कैन बी अ ट्रेजिडी विदाउट करेक्टर बट नन विदाउट। ट्रेजिडी जो है वो करेक्टर के साथ के बगैर तो हो सकती है, लेकिन प्लॉट के बगैर नहीं हो सकती। अब हम देख लेते हैं सॉन्ग। लिरिकल एलिमेंट भी उसमें होना चाहिए और उसमें ओड्स भी होने चाहिए, होना चाहिए। जैसे हम इडिपस रेक्स में देखते हैं कि उनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत एम्बेलिश होती थी, वो बहुत डिस्टिंग्विशिंग लैंग्वेज होती थी, और उनका जो वो सिर्फ वो सोर्स ऑफ प्लेयर का उनका ट्रेजेडी का होता था। फिर हम देखते थे स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल में राइटिंग पोइट्री की जो भी लिख रहा हो बंदा वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम अरिस्टोटल उसमें क्या कहता है स्पेक्टिकल में, देयर कैन बी नो वर्स एनिमी ऑफ द आर्ट ऑफ द ड्रामेटिस्ट देन द थिएटर मैनेजर एंड रिलायंस ऑन थिएट्रिकल सेंसेशनल इफेक्ट्स हैव स्पॉइल्ड एक्सलेंट प्लेज। मतलब कि ना जो देखने वाले के लिए भी वो बहुत अच्छी चीज़ें हों। मतलब आप दिखा रहे हो ट्रेजेडी, पीछे आप फुल के फुल बागात दिखा दें और अच्छे अच्छे गाने चला दें, तो ट्रेजेडी करेक्टर्स ट्रेजेडी प्ले कर रहे हो और पीछे कोई और सीन चल रहा हो, आपको सीन पे भी होगा कि पीछे क्या सीन है, पीछे मेरा बैकग्राउंड में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, आगे जो करेक्टर पोर्ट्रे हो रहे हैं उसमें पीछे क्या सीन चल रहा है। अगर ट्रेजेडी है तो फिर ट्रेजेडी के साथ ही होना चाहिए। अगर जहाँ हीरो की गुडनेस है वो गुडनेस में ही दिखानी चाहिए। अब हम आ जाते हैं थॉट पे। थॉट जो है वो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है ट्रेजेडी का, और वो स्पीच ऑफ अ करेक्टर होती है। मतलब कि जितने भी आपका जो सोचे हैं उस सोच को आप पेपर पे उतारेंगे तो वो जो होगा वो करेक्टर की स्पीच होगी, वो करेक्टर का इस बता रहा होगा। तो जो राइटर की थॉट बहुत ही मैटर करती है। उसके यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज और डिक्शन के, जो अच्छी लैंग्वेज और अच्छी प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जो हम देख लेते हैं कि कथारसिस, लोगों का कथारसिस। अरिस्टोटल कहता है जो फंक्शन ऑफ अ ट्रेजेडी है ना, अगर तो वो पोएट्री की फॉर्म में हो तो वो एक अलहदा प्लेयर देगा, लेकिन अगर वो ट्रेजेडी की फॉर्म में हो, वही एंड ऑफ जो पोएट्री होगा, ट्रेजेडी जो होगा वो और अलहदा प्लेयर देगा, और वो अलहदा से कथारसिस होगा। अब हम देख लेते हैं 3 यूनिटीज ऑफ अ प्लॉट। यूनिटी हम 3 देखते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस। ज़्यादातर जो अरिस्टोटल है वो किन चीज़ पे कहता है, वो कहता है यूनिटी ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी है। ट्रेजेडी ट्राइज एज फार एज पॉसिबल टू लिव विद इन अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन और ओनली स्लाइटली टू एक्सीड इट, वेयर एज द एपिक ऑब्जर्व नो लिमिट्स इन टाइम ऑफ एक्शन। वो कहता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी है और यूनिटी ऑफ टाइम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यूनिटी ऑफ प्लेस पे उसने इतना मैटर नहीं दिया। ठीक है, ये है ट्रेजेडी। अब हम इसमें सब में यही देखा कि जो अरिस्टोटल है वो अपनी ट्रेजेडी को पोर्ट्रे करता है कि वो एक ग्रीक ऑथर था और उसकी जो सारी राइटिंग्स बेस करती थी उस वक्त के दौर पे बेस करती थी। Aristotle views might have been challenged, but their history is the history of tragedy. मतलब कि उसके व्यूज़ को चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन जितनी भी ट्रेजेडी की हिस्ट्री है उसको हम नहीं बदल सकते, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। सो हीरो राइटर्स जो हैं मुख्तलिफ आते रहते हैं, वो अपनी अपनी तरह ट्रेजेडी पेश करते रहते हैं। तो जो ट्रेजेडी अरिस्टोटल की है वो भी एक मैटर रखती है। ये है ट्रेजेडी का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हर यूनिवर्सिटी के लिहाज से। आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ देख लेंगे वो तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो ट्रेजेडी के क्वेश्चन को बहुत मैटर करती हैं अरिस्टोटल के, और वो ज़रूर ज़रूर आता है। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और जहाँ आपको मुश्किल लगे वहाँ आपने कमेंट में बता देना है। Thank you for watching, and like, subscribe and share my YouTube channel English Literature. अल्लाह हाफिज़। पोएटिक्स का जो